आप लोग पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ क्लास 11 का ज्योग्राफी लेसन 11 विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन कि वर्ल्ड का क्लाइमेट और क्लाइमेट में चेंजेस कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विश्व की जलवायु का अध्ययन जो किया जाता है जलवायु संबंधी आंकड़ों और जानकारी को संगठित करके किया जाता है। जलवायु वर्गीकरण के मुख्यतः तीन आधार हैं: अनुभाविक, जननिक और अनुप्रयोग यानी एम्पेरिकल, जेनेटिक और अप्लाइड। अनुभाविक वर्गीकरण तापमान और वर्षण से संबंधित आंकड़ों पर होता है कि आप जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर और वर्षण कितना हो रहा है, पिछला साल का डाटा कितना था, उसी डाटा से हम लोग निकालते हैं। दूसरा बोला गया जनिक वर्गीकरण, जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है कि क्या कारण है जिसके कारण जलवायु में बदलाव आ रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं आपका एसिड रेन इसलिए हो रहा है अभी क्योंकि कल कारखानों से निकलते धुएं बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं, और इसके अलावा पेड़ पौधों जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई होने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, फलस्वरूप जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा बोले हम जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। जलवायु परिवर्तन क्या है? एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। समय के साथ साथ जलवायु धीरे धीरे क्या होती है? परिवर्तित होती है। जलवायु दीर्घकालीन कम से कम 30 वर्ष मौसमी और दशाओं का योग होता है। जलवायु का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रीक विद्वान ने किया था। जलवायु का वर्गीकरण किसने किया था आपका? तो ग्रीक विद्वानों ने किया था। और जलवायु दीर्घकालीन होता है कितना साल का? लगभग कम से कम 30 साल का होता है। कॉपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह भी निर्धारित किए हैं। कॉपेन की अगर बात करें तो कॉपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए हैं, ध्यान रखिएगा, और 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। बड़े अक्षर ए, सी, डी और ई आर्द्र जलवायु को, तभी अक्षर शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि ए, सी, डी, ई किसको दिखाता है? तो आर्द्र जलवायु को, और बी दिखाता है शुष्क जलवायु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जलवायु समूह को तापमान एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उपप्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसे छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। छोटे अक्षर एफ, एम, डब्ल्यू और एस द्वारा शुष्क मौसमों को दिखाया जाता है। एफ, एम, डब्ल्यू और एस के द्वारा शुष्क मौसम को दिखाया जाता है। इसमें एफ जो है आपका शुष्क मौसम के न होने को एम मानसून जल, अच्छा, एफ किसको दिखाता है? तो शुष्क मौसम के ना होने को दिखाता है कि शुष्क मौसम नहीं है। एम किसको दर्शाता है? मानसूनी जलवायु को दिखाता है। डब्ल्यू किसको दिखाता है? तो शुष्क शीत ऋतु को दर्शाता है। और एस किसको दिखाता है? तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु को दिखाता है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या कीजिएगा, एक कॉलम बनाइएगा कॉपी पे, उसमें लिखिएगा पहला एफ शुष्क मौसम न होने को, एम मानसून जलवायु को, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु को, और एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को। और ये आपका डाटा बना के पूरा याद करना पड़ेगा। छोटे अक्षर ए, बी, सी और डी तापमान की उग्रता वाले भाग को प्रदर्शित करते हैं। छोटे अक्षर ए, बी, सी, डी किसको प्रदर्शित करते हैं? तापमान की उग्रता वाले भाग को प्रदर्शित करते हैं। अब आता है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है। यह जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। इस जलवायु में सालों वर्ष सूर्य के लंबवत रहने, सालों वर्ष क्या हुआ है? सूर्य के लंबवत रहने तथा अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। अगला है यहाँ आपका वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। यहाँ पर क्या होता है? वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो बहुत कम होता है, वर्षा अधिक होती है। इस जलवायु समूह को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितना समूह में? 3 समूह में। कौन कौन? पहला हो गया ए एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ए एम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ए एफ किसको दिखाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को दर्शाता है। ए एम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु को दिखाता है। ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु को दर्शाता है। ए एफ जलवायु विषुवत रेखा के निकट पाई जाती है। ए एफ जलवायु किसके निकट पाई जाती है? विषुवत रेखा के निकट पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप है। अब देखो ए एफ जलवायु कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा के नजदीक पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको लाइन याद करना है, बहुत सारा टॉपिक। प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का कौन है? अमेजन बेसिन है। पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका है तथा दक्षिण पूर्वी एशिया का द्वीप है। यहाँ सालों भर तापमान ऊंचा तथा घनघोर वर्षा होती है। सालों भर क्या होता है? तापमान ऊंचा होता है, घनघोर वर्षा होती है, जिसके कारण व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। अब आता है एम जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो देखो नॉर्मल अगर बोले ना तो हमको सारा जलवायु याद करना पड़ेगा, कहाँ की क्या जलवायु है। जैसे जब मैंने कहा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन सा जलवायु? ए एफ जलवायु। अगर आप बोल रहे हैं ए एम जलवायु कहाँ पाया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में होता है।
यहाँ गर्मियों में क्या होती है, भारी वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है। अगला आपका AW जलवायु। AF जलवायु प्रदेशों के उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोल्विया। देखो ब्राजील आपका एक जगह का नाम है, एक क्वेश्चन भी आया था आप लोग का इतिहास में कि किस देश का नाम किसी पेड़ के नाम पर रखा गया है, तो ब्राजील। ठीक है। दक्षिण में बोल्विया और पराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। इस जलवायु में क्या होता है, आर्द्र ऋतु छोटी, शुष्क ऋतु भीषण और लंबी होती है। यहाँ पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमि पाई जाती है। अगला है बी, शुष्क जलवायु। बी शुष्क जलवायु विषुवत रेखा से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश के बीच में विस्तृत है। इस जलवायु को दो भागों में बांटा गया। इस जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, दो जलवायु में बांटा गया। पहला आपका स्टेपी या अर्ध शुष्क के लिए BS तथा मरुस्थल के लिए BW जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो देखो ये सब तुमको याद करना पड़ेगा कि अर्ध शुष्क के लिए किसका प्रयोग किया गया, BS का प्रयोग किया गया। मरुस्थल के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो BW का प्रयोग किया गया है। तो ये चैप्टर के लिए आपको NCERT का ओरिजिनल किताब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि ए किसको मान रहे हैं, बी किसको मान रहे हैं, पहले आपको पता हो तब तो पूरा हम कर पाएंगे। तो पहले NCERT का मुख्य किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। आगे दिया हुआ है, इसे आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH। देखो अब इसी को तुम्हारा शॉर्ट में बोल दिया, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया, BSH। अब पूरा आगे जगह वो BSH यूज करेगा, तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH में बांटा जाता है। 35 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य अक्षांशीय स्टेपी। स्टेपी किसको कहा जाता है, घास का मैदान को कहा जाता है। तब मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, मरुस्थल किसको बोलते हैं, कुछ भी हाँ उपजाऊ भूमि नहीं हो, चारों तरफ बालू ही बालू हो, सूखा स्थान, उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो इसमें विभाजित किया जाता है। स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। जहाँ घास का मैदान है वहाँ बारिश ज्यादा होता है। मरुस्थल में वर्षा थोड़ी सी होती है, किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है। मरुस्थलों में ग्रीष्म ऋतु में, अब देखो गर्मी के दिन में बालू में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा ना घटेगा, बढ़ेगा, अधिक तापमान होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ पर कितना हो गया, 58 डिग्री। 58 डिग्री बहुत ज़्यादा हो गया तापमान, मतलब एक टाइप का कहो ना, तुम्हारा बॉडी को लगेगा पूरा के पूरे जला देगा। नॉर्मली अगर बोले ना, अभी इस रूम का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा भी है, तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो भाई गर्मी में चलो कितना हो जाएगा, 30 हो जाए, 35 हो जाए, 40 तक। यहाँ देवघर का तापमान जिस दिन देवघर का तापमान जिस दिन 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, बोलता है भीषण गर्मी हो गया। आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में, तो 42-45 में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ कितना बोला जा रहा है, 58। तो 58 बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब एक टाइप का कहो ना, तो अंडा को फोड़ करके बालू पे वहाँ पकाओगे तो भुर्जी बन जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 डिग्री से, हाँ ये लाइन वैसे आप लिख लीजिएगा। लीबिया के अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और लीबिया वगैरह में जो है ना, तुम्हारा तापमान बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के लोगों का इनकम भी ज़्यादा है। हाँ लेकिन एक बात और है, खर्च भी ज़्यादा है। लेकिन कारण ये होता है कि अगर आप लीबिया में जाकर के काम करते हैं और वहाँ का पैसा इंडिया में लाके इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बहुत पैसे वाले बन जाइएगा। एक वास्तविकता है। क्योंकि कारण क्या है कि वहाँ पर हर चीज़ का रेंट वगैरह भी बहुत महंगा होता है। आप अगर कोई रूम में रह रहे हैं, छोटा सा इतना सा रूम है 10 बाय 10 का, सॉरी 4 बाय 4 का भी होगा ना, तो आपको 10,000 रुपया लग जाएगा। तो भाई पैसा तो बहुत अधिक लग रहा है। लेकिन हाँ, आप अगर वहाँ सेविंग भी कीजिएगा तो वहाँ का सेविंग आप कितना 20,000 रुपया या 30,000 रुपया पर मंथ बचा पाएंगे। और यहाँ पे 30,000 रुपया पर मंथ अगर यहाँ खर्चा कर रहे हैं अपना सारा खर्चा खुर्चा काट के, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये कारण होता है। शीतोष्ण जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में समानता ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, CWA आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब बोलेंगे सर सी क्या है, तो सी क्लाइमेट को बोलते हैं। ठीक है, तो जलवायु को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ वही, इसमें अधिकतर देख रहे हैं सारा शॉर्ट फॉर्म का यूज किया गया है। अरे देखो पता है, कल हम टीवी देख रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था हेमंत सोरेन को SC में पेश किया जाएगा। अब सोचिए भाई SC मतलब शेड्यूल कास्ट होता है, SC क्यों लिख रहा है।
तब वो जो पढ़ रही थी एंकर पूरा, वो पढ़ी कि हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हमने अच्छा एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे आजकल शॉर्ट, और कारण ये भी होता है कि न्यूज़ चैनल वाला में बहुत कोई हिंदी राइटिंग नहीं कर पाता है, तो भैया इतना मेहनत कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट लिखने में भी थोड़ा टेढ़ा है, प्रो है, पॉ लिख देगा कोई या फिर री छोड़ देगा, तो चलो सीधा शॉर्ट में एससी लिख दो, टाइम का भी बचत हुआ। और मेन बात यह है कि जो एंकरिंग वगैरह कर रहे हैं उनको ये बात पता है भाई कि नॉर्मल सा बात है, कहाँ भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, तो वे लोग अपना थोड़ा समझ जाते हैं। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। सीएस क्या है आपका, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है, जैसे मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु उष्ण तथा शुष्क और शीत ऋतु मृदु एवं वर्षा युक्त होती है। अगला है आपका CFA आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है, जैसे पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट। इस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है। अब आता है CFB समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ये ध्यान रखिएगा। अब आता है यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में गर्म होते हैं। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है, वर्षा सालों भर होती है लेकिन सर्दियों में अधिक होती है। डी शीत हिमवन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। तो DF आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। DW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है और वार्षिक वर्षा कम होती है। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत कम होता है। ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। पहला है ET टुंडा जलवायु का नाम काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। यहाँ अस्थायी रूप से भूमि क्या होती है, ढकी रहती है। अब नॉर्मल सा बात है, जहाँ पर आपका क्या होगा, पूरा ठंडा प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश में क्या होता है, बर्फ ज़्यादा पाया जाता है, तो पूरा का पूरा भूमि क्या होगा, बर्फ से ढका हुआ रहेगा। और ग्रीष्म ऋतु में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होने के कारण छोटी वनस्पतियाँ दिखाई पड़ती है। अगर मान लेते हैं प्रकाश का अवधि ज़्यादा रहेगा तभी बर्फ हटेगा तो छोटा छोटा वनस्पति दिख जाता है। EF हिमटॉप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। यहाँ गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है, ठीक है। वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी ऐसी जलवायु पाई जाती है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी ऐसी जलवायु पाई जाती है। हिम परत के टुकड़े आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिमशैलों के रूप में तैरने लगते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जल में तुम्हारा बर्फ का जो बड़ा बड़ा चट्टान टाइप का बोल सकते हो, पूरा तैरते रहता है। F उच्च भूमि जलवायु ऊंचे पर्वतीय भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएंगे जलवायु क्या होगी, बदल जाएगी। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे या सुने होंगे कि पहाड़ों पर चढ़ने के बाद क्या होता है, नाकों से खून निकलने लगता है। क्यों, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। भूगर्भिक अभिलेख से हम हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई देती है। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने और पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र और शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। भारत में भी आर्द्र और शुष्क युग आते जाते रहते हैं। पुरातत्व खोज दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र और शीतल
आर्द्र और शीतल थी, ध्यान रखिएगा। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ साल पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरिन युगों में पृथ्वी गर्म हुआ करती थी। कितना साल पहले? 50 करोड़ से 30 करोड़ साल पहले। उसका आता है प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही है। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 साल पहले हुआ था और वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 साल पहले आरंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रमुख हिमयुग कब हुआ है? आज से 18,000 साल पहले, ध्यान रखना है। सभी काल में जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के बीच विनाशकारी सूखा एक ऐसा ही परिवर्तन था। कहाँ पे? सहारा मरुस्थल में। कब से कब तक? 1967 से 1977 के बीच, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, वहां भीषण सोकाव पड़ा था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धूल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का वृहद मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का बड़ा सा मैदान जो दक्षिण पश्चिम भाग में है, उसे धूल का कटोरा कहा जाता है। यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र और शुष्क युगों से गुजरा है। 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं के कारण वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। कहाँ बसे थे? वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण और शुष्क दशा के कारण वाइकिंग कबीले कहाँ जा बसे थे? तो ग्रीनलैंड में जाके बसे थे। यूरोप में सन 1550 से 1850 के बीच लघु हिमयुग का समय था। 1855 के बाद विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है और तथा 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। कब से तापमान में वृद्धि की दर घट गई? 1940 के बाद से। और यूरोप में 1550 से 1850 तक क्या था? लघु हिमयुग था। कौन सा युग था? लघु हिमयुग। जलवायु परिवर्तन के कारण खगोलीय और पार्थिव है। खगोलीय कारणों में सौर कलंक, मिलेंकोविच दोलन है, तब पार्थिव कारणों में ज्वालामुखी क्रिया एवं ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। वे गैसें जो पार्थिव विकिरण के दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। वे गैस जो पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। मतलब सीधा सा भी बोले जो दीर्घ तरंग को अवशोषित करती है पार्थिव विकिरण का, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। जैसे क्या बोले आप? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ग्रीन हाउस गैसों में क्या है? सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? कोई भी गाड़ी के चलने के कारण हो सकता है, कोयला वगैरह के जलने या लकड़ी के जलने के कारण हो सकता है। देखो, अगर बंद कमरे में किसी भी चीज़ को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और अगर खुले में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ज़्यादा हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी भी जलाया नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन मानवीय गतिविधियों जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशमन उपकरणों, प्रसाधन सामग्री, प्लास्टिक फोम आदि के उपयोग से होता है। समताप मंडल में ओजोन के साधारण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। क्योटो, हाँ देखो ये आपको ध्यान रखना है, ओजोन का सबसे अधिक ह्रास कहाँ हुआ है? तो अंटार्कटिका के। क्योटो प्रोटोकॉल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रयास है। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। इसकी उद्घोषणा 1997 में की गई थी तथा 2005 में यह प्रभावी हुई, जिसमें 141 देशों ने अनुमोदन किया था। किसका? क्योटो प्रोटोकॉल का। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण हिम क्षेत्रों के पिघलने से समुद्री जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे तटीय क्षेत्र और द्वीप डूब सकते हैं। आप लोग ये चीज़ सुने होंगे कि मुंबई के आसपास का जो क्षेत्र है, अगर पूरा बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? पूरा मुंबई डूब जाएगा। तो यह जीवन पोषक तंत्र को प्रभावित भी कर सकता है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस था और 1998 विश्व शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष क्या है? 1998। चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं जलवायु की
जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कॉपेन की पद्धति को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो कॉपेन की पद्धति को अनुभाविक में व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कॉपेन की पद्धति को किसमें व्यक्त किया जाता है? अनुभाविक में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कॉपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। किसमें? AM में वर्गीकृत किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो विश्व का सबसे गर्म साल की अगर हम बात करें तो 1998 को सबसे गर्म साल माना गया है। नीचे लिखे 4 जलवायु के समूह में कौन आर्द्र दशा को प्रदर्शित करता है? तो मैंने पहले ही कहा था आर्द्र दशा में आप देखो बी को गायब कर दीजिए, बाकी सीधा टोटल लिख दीजिए ACDE। बी को गायब कर दीजिए, बी आपका आर्द्र को प्रदर्शित नहीं करता, वो गर्म को प्रदर्शित करता है। तो बाकी बचा कौन कौन हो गया? ACDE। कॉपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सा दशा आहारक है? तो आहारक की अगर बात करें तो ये आपका सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। ए की जलवायु में क्या होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आपका आता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन किस जलवायु की विशेषता है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। किस जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा किस मौसम में होती है? शीत ऋतु में होती है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, काई लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं? तो ये आपका टुंड्रा जलवायु में पाए जाते हैं। टुंड्रा जलवायु में क्या होता है? छोटे वनस्पति पाए जाते हैं। किस जलवायु में सबसे कम वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम वार्षिक तापांतर विषुवत रेखीय जलवायु में पाया जाता है। वार्षिक तापांतर मतलब ताप का अंतर कहाँ पाया जाता है? विषुवतीय रेखीय जलवायु में पाया जाता है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस है। ये सब कहाँ से निकलता है? तो गाड़ी वगैरह के प्रदूषण आदि से। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है? ये तो सबको जानते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। जोर से बोलिए, ओजोन होगा। कॉपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से किसे आधार माना है? तापमान व वर्षा और आर्द्रता को, तापमान एवं आर्द्रता को, या इनमें से कोई नहीं? तापमान और वर्षा को माना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक किस देश के द्वारा किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भारत के द्वारा, रूस के द्वारा, चीन के द्वारा या USA के द्वारा? तो USA जो है सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करता है। देखो जो जितना डेवलप्ड कंट्री उतना ज्यादा प्रदूषण करेगा, सीधा बात है। डेवलप्ड होंगे तो प्लास्टिक चाहिए, हर चीज को लोग प्लास्टिक नैपकिन चाहिए। गाँव देहात में क्या होता है? हाँ हमारी ख्याल हटा दो, ले भेज ले, कोई टेंशन नहीं। निम्नलिखित में से किस जलवायु में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है? तो अभी आपको जस्ट बताया गया, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में वार्षिक तापांतर क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है। हाँ। कॉपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के द्वारा प्रस्तुत किया है? तो इसे आपका AM संकेत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कौन सा संकेत? AM। कॉपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु के लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया? तो आपका BS का प्रयोग किया था। अर्ध शुष्क जलवायु के लिए किसका? BS का। तो कॉपेन का वर्गीकरण आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पे कि कॉपेन का वर्गीकरण क्या है। उसने BS को क्या बोला था? तो BS को अर्ध शुष्क जलवायु बोला था। निम्नलिखित में से किस जलवायु को कॉपेन ने E अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया? E अक्षर किसको कहा है? तो ध्रुवीय जलवायु को E अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो भाई ऑप्शन वाला ज्यादा आसान है कि E अक्षर किसको बोलते हैं? तो ध्रुवीय जलवायु को बोलते हैं। जलवायु का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो जलवायु का वर्गीकरण सबसे पहले ग्रीक विद्वान ने किया था। किसने? ग्रीक विद्वान ने। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण ज्वालामुखी क्रिया, मिलेंकोविच दोलन, सौर कलंकों की संख्या। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 21 नंबर है आपका, निम्न में से कौन सी गैस
धान के खेतों, नम खेतों तथा दलदल से निकलती है? तो आपका मीथेन। धान का खेत दलदल से क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। कॉपेन ने विश्व के मुख्य जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? तो आपका 5 भागों में बांटा है। कितना जलवायु बांटा? 5। निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? सबसे लंबा और दिन और रात जो है आपका ध्रुवों पे होते हैं, सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात। कॉपेन ने विश्व का जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? तो कॉपेन ने अपना प्रस्तुतिकरण 1918 में किया था। कब किया था? 1918 में। 25वां और आखिरी क्वेश्चन, उच्च भूमि की जलवायु के लिए कॉपेन ने किस अक्षर का प्रयोग किया? तो कॉपेन ने आपका एफ अक्षर का प्रयोग किया था उच्च भूमि की जलवायु के लिए। तो आज इतना ही रन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।